पूरे झारखंड की बात करने वाले, झारखंडियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले टाइगर जयराम महतो क्या आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या उनका उद्देश्य कुर्मियों का नेता बनना है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? और उन्होंने तमाम बातों का खुलासा किया और इस पर अब कहा जा रहा कि अगर टाइगर जयराम महतो ने हेमंत सोरेन की पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन अगर किया तो उनका हाल वही होगा जो कि बिहार में मनीष कश्यप का हुआ, यानी कि वह ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और आज जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वही लोग कल उनका विरोध करने लगेंगे। और आखिर ये सारे सवाल क्यों किए जा रहे हैं, वो तमाम बातें 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शहर दे धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और कहा जा रहा कि जो हाल बिहार में मनीष कश्यप का हुआ वही टाइगर जयराम महतो का झारखंड में होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप ने भी एक गलती कर दी। वह एक निष्पक्ष व्यक्ति कहे जाते थे, लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी छवि पर बट्टा लग जाता है। जो उनके समर्थक थे वही उनका विरोध करने लग जाते हैं और वही हाल अब टाइगर जयराम महतो का होने वाला है। टाइगर जयराम महतो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं और उनके बारे में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर वह किस के साथ गठबंधन करेंगे। इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है और आखिर पूरा मामला क्या है जरा आप खुद ये वीडियो देखिए। रूप में एक आंदोलनकारी के रूप में कार्य को करना और आप एक विधायक के रूप में जब चयनों के आते हैं, ऊपर से आप विपक्ष में आकर बैठते हैं, तो चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ मैं आया हूँ उनको लेकर मैं सक्रिय भी हूँ और लगातार विधानसभा का सत्र नहीं चलने के बाद भी मैं जो निवेदन और याचिका होती है उनके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिव रहूँ और मैं लगातार अपने विषयों को लेकर चिंतनशील रहूँ तो शायद काम हो जाएंगे। ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। आज जब से हम लोग भी जब से राज्य को जाने हैं तब से हम लोग इस स्लोगन को सुने हैं कि 1932 का कत्यान झारखंड की पहचान। तो निसंदेह ये राज्य की भावना है और आज इस राज्य के युवाओं को सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो हमें लगता है कि सशक्त नीति चाहिए। नीति नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य के युवा भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। आज आप किसी विभाग में चले जाएं, अब तो आउटसोर्सिंग भी हो गया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो है हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनके हक अधिकार को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार को ये सबसे गंभीर विषय है इस राज्य का, इस पर त्वरित समाधान चाहिए और उन्हें स्थानीय नीति तो परिभाषित करनी चाहिए, सटीक और मजबूत स्थानीय नीति, जिससे कि इस राज्य की पहचान भी हो जाए और यहाँ के युवा को निराशा भी हाथ ना लगे। पहली बात है कि पूरे भारत की अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग पहले लोग हैं। यानी कोई 30 साल से कम उम्र का लड़का पॉलिटिक्स करने आया है, अकेले नहीं, एक संगठन को लेकर, एक पार्टी को लेकर, तो हम लोग पहली पीढ़ी हैं। अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहे या अखिलेश जी, तो सेकंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर थे। हम फर्स्ट पीढ़ी के और पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं, इनके पिताजी लीडर थे इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम महतो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक का बन जाना और कम से कम 1.5 से 2 दर्जन सीटों पे सम्मानजनक वोट ले आना भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उस दौर में जब एक तरफ राम की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी। एनडीए गठबंधन राम जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रही थी और उस ध्रुवीकरण के बीच एक नया लड़का आता है, एक अदना सा लड़का जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं और इतना वोट गेन कर लेना ही हमारे लिए गौरव का विषय है। और निसंदेह अगर हम लोग ये जो 5 साल भले एक विधायक है, लेकिन पूरे राज्य ने देखा कि सबसे मुखर वही एक विधायक ही आज सदन में रहा है, चाहे कोई विषय हो। राज्य के तमाम विषयों को मैंने छूने का प्रयास किया है। अगर हमारा परफॉर्मेंस और हमारी सक्रियता अगर ठीक ठाक रही तो हमें लगता है आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अभी चुनाव में हार जीत होती है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर मुझे एक कारण मानते हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लगता भी है तो इसमें अस्वीकार में नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को भी आपको मानना होगा कि जरूरी नहीं था कि जो वोट परसेंटेज मुझे आया वो एनडीए को ही जाता। जैसे कि कई विधानसभा ऐसे हैं जिनमें अगर आप उन वोटों को जाकर देखें, जैसे मैंने चंदन क्यारी का उदाहरण दिया था, उन्हें जो एनडीए के वोटर थे वो इस बार इंडिया को चले गए,
चूंकि नेता प्रतिपक्ष रांची में रहे, बाकी अपना पड़ोसी राज्य घूमे, लेकिन अपना विधानसभा नहीं जा पाए, तो नाराज होकर उन्होंने देखा जीत कौन रहा है, विनिंग कौन हो रहा है ना, विनिंग होने के चांसेस अगर मेरे प्रत्याशी वहां लगता है कि वो जीत जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं जयराम महतो का जो प्रत्याशी है वो 50 से ज्यादा वोट लगा तो शायद वो हमारे पाले वोट करते हैं। अभी रामगढ़ और मांडू की बात करें तो लोगों ने ये अवधारणा थी कि ज्यादा से ज्यादा ये लड़के 25 से 30 हजार वोट लाएंगे। अगर उनको मालूम होता कि रामगढ़ में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, मांडू में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, तो निसंदेह हम वहां जीत जाते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट होता है, वोटिंग के अंतिम समय एक माइंडसेट काम करता है, तो निसंदेह वो कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। तो मैंने नहीं मांगा मैडम, एक्चुअली हमें भी नहीं मालूम था। हमारे एक मित्र हैं राजेश रतन जो राजधनवार के प्रत्याशी रहे हैं और हमारे संगठन के सचिव भी हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, तो फिर हमें पता चला हमारे सहयोगियों के माध्यम से कि राजेश रतन जी ने एक पत्र लिखा है। तो फिर हमने सोशल मीडिया में हमने भी लिखा कि हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, किंतु हमारी कोई Z+ सिक्योरिटी की मांग नहीं है। हालांकि ये सत्य है, क्योंकि मैं कोयलांचल से आता हूँ और लगातार सभी क्षेत्रों में विजिट करता हूँ, तो संभावनाएं खतरे की बढ़ी है। इस बात से भी इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि मेरे 2 अंगरक्षक, मैं चुनाव जीता तो हमें 2 अंगरक्षक मिले थे, लेकिन फिर इंटरनली उन्होंने खुद कहा कि आप 2 अंगरक्षक बढ़ा लीजिए। तो कुछ बातें हैं, हालांकि अभी 3 ही है, दूसरा चौथा अंगरक्षक इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ कोई रहना इसलिए नहीं चाहता है कि वो देखते हैं कि 4-5 बजे रात को ही विजिट करते हैं। ये धनबाद, कोल्हान, संथाल, गढ़वा, पलामू जब मूड करता है तब चले जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इनके साथ हम लोग शायद इतना भ्रमण ना कर पाए, तो लिहाजा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। चूंकि और दूसरी बात, हम जो मेरी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो की पृष्ठभूमि से है। और आप मैं झारखंड के इतिहास को अगर खंगालेंगे और अगर आप हत्याओं के सिलसिले को उठाएंगे, तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे नेताओं की हत्या मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते। राजनीतिक वर्चस्व हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोकारो जिला की बात करेंगे तो बोकारो जिला में 4.5 विधानसभा, ऐसे 4.5 नहीं होता है, लेकिन मेरा ही विधानसभा आधा बोकारो आधा गिरिडीह है। तो अगर आप 4.5 विधानसभा मान लें तो चंदन क्यारी में हम दूसरे स्थान पर हैं, गोमिया में हम दूसरे स्थान पर हैं, हम बेरमो में दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी जीत चुके हैं, और चास जो बोकारो है वो हम तीसरे स्थान पर हैं। तो बोकारो जिला में तो मेरा वर्चस्व बन चुका है। बोकारो की अगर हम 4.5 को 5 सीटें मान लें तो 3 में हम गोमिया, चंदन क्यारी, बेरमो खुद दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी विधानसभा जीत चुके हैं, 4 सीटें, 1 सीट में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो वर्चस्व बनाने की हड़बड़ी है ही नहीं, वहां तो मेरा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। मेरा सबसे अच्छा वोट परसेंटेज बोकारो जिला में है, तो ये तो उनको समझना चाहिए जो मेरा मैंने इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। वो तो चुनाव में मैंने स्थापित कर दिया कि बोकारो जिला में मेरी क्या उपस्थिति है। देखिए, अगर आप शुरुआती दिनों में भले वैचारिक मतभेद था लेकिन बनती थी, लेकिन बाद में चूंकि राजनीति को हम भी समझते हैं, उन्हें अब ऐसा लगता है कि हम उनके प्रतिस्पर्धी में, चूंकि स्थानीय नेता, चूंकि देखिए हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और डुलू महतो अभी 50 की आयु के आसपास है, हमारी आयु 30 से उनसे 20 साल का अंतर है, तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में हम उनके सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएंगे कोयलांचल की राजनीति में, और ये सत्य है, अकाट्य है। अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर आएंगे ही। तो इसलिए अभी फिलहाल उनसे नहीं बनता है, और यहाँ तक कि जब वो सांसद बने तो निसंदेह इनडायरेक्ट रूप से हमारे नाम का उन्होंने उपयोग किया भी था, भले वो कभी माने या ना माने इस बात को। और ये सत्य भी है, क्योंकि अगर वो सांसद भी अगर बनते हैं तो गिरिडीह से बनते हैं, वो गिरिडीह के क्षेत्र में आते हैं। धनबाद का इतिहास यही रहा है कि वहाँ बोरो प्लेयर ही उतरे हैं मैदान में। फर्स्ट टाइम अगर कोई लीडर उतरा है लोकल और खासकर OBC से, तो उसका रीजन भी यही था कि वो आंदोलन, अगर ये भाषा आंदोलन नहीं होता तो डुलू महतो धनबाद के सांसद नहीं होते, क्लियर एंड कट, वो गिरिडीह के हो सकते हैं, धनबाद के नहीं होते। देखिए, परिसीमन से पहले जो आपको एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि भाई अभी क्या स्थिति है, और डेटा के अनुसार परिसीमन हो जाए, क्योंकि आप आखिर कब तक परिसीमन को रोकेंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर ये हमारे पास जो सीटों का आंकड़ा है, तो लिहाजा परिसीमन होना चाहिए, लेकिन उस समय जो ST SC की सीटें होंगी उनके अनुपात में उनको सीट दे देना चाहिए। जयराम जी, अब एक सवाल का हम लोग का जो सेशन है वो बड़ा शॉर्टकट वाला है और सीधा जवाब आपसे उम्मीद भी करेंगे। तो जैसे अगर पूछा जाए आपसे, तो कि भाजपा और झामुमो में कौन आपको पसंद है, तो इसको 1 नंबर देंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल मान के चलिए अभी समय लगेगा, अभी 2 ही महीना हुआ है, और अभी देखेंगे कि भाई सरकार के जो विधायक हैं या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं किनके साथ हमारा तालमेल खाता है। अभी 2 महीना है। अगर अगली बार अगर आपने आमंत्रित किया आपके कार्यक्रम में, चूँकि 25 साल सिल्वर जुबली कहते हैं ना, तो शायद उस समय आपका भी कार्यक्रम होगा, उस समय अगर ऐसा, या फिर कभी, तो उस समय आपको अनुभव बता पाएंगे। अभी 2 ही महीना हुआ है, तो अभी ठीक से परख नहीं पाए हैं। नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? देखिए, अभी फिलहाल परिस्थितियों के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं अगर लोकप्रियता की बात करें तो भारत देश में तो भाई ठीक ठाक है। अब कामों की बात करें तो युवाओं में खासकर नाराजगी है कि जो नौकरियों का वादा था उस पर पूरी नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, लगातार 2 चुनाव जीते हैं। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? देखिए, अगर व्यक्तिगत बात करें तो निसंदेह है ठीक ठाक, लेकिन जब पॉलिसियों की बात आती है, जब शासन प्रशासन को चलाने की बात आती है, तो उसमें थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। इरफान अंसारी कहते हैं कि आप पार्टी तो उन्हें नेता को ठीक बताते हैं, वो कह रहे थे कि नेता तो अच्छे हैं जरा, लेकिन हाँ प्रभात फल में ही आए थे तो और लेकिन पार्टी उठी नहीं चलेगा आपसे, तो कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए बुला लेते ऑफर है आपको कांग्रेस में? ठीक है, पहले बात हम इरफान जी को कहेंगे, भले वैचारिक मतभेद है, अलग पार्टी है, लेकिन
बातचीत होती है, बड़े भाई के तौर पर हमको मानते भी हैं और फिलहाल तो उनको यही कहेंगे कि डॉक्टर के रूप में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है, तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें ना करके, थोड़ा सा इधर उधर की बातें में वो ज़्यादा समय देते हैं। सदन में भी उनकी आदत है बीच में टोकना, ताकि न्यूज़ में, मीडिया में बने रहें, झड़प करना। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बिल्कुल काम पे फोकस करें। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जब मेरी उम्र 50 साल होगी और उस समय मेरा ये व्यवहार होगा, लेकिन फिलहाल मेरी उम्र 30 साल। अगर मुझ में ये व्यवहार नहीं होगा तो फिर उचित नहीं, इस उम्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये कसूर इस उम्र की अवस्था का। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अभी हमको समय नहीं मिला है, अभी 2-4 महीना हुआ है, हम कुछ चूज करेंगे कि जेएमएम और भाजपा में कौन है, तो किसमें मतलब अभी जो फिलहाल लग क्या रहा है आपको कि कल चल के आपको गठबंधन करना हो तो किसके साथ? देखिए, वो तो भविष्य की बात है और वास्तविकता ये कि अभी हम एक दो धुरी के बीच आगे खड़े हैं। एक तरफ मेरा सिद्धांत है, एक तरफ है सत्ता। अगर मैं सिद्धांत की बात करूँ तो मेरा व्यक्तिगत विषय है, और अगर सत्ता की बात करूँ तो मेरे जनता का विषय है। अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सत्ता को प्रीफर करना चाहिए, और मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा, मेरी अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए। तो इन दो धुरी के बीच मैं फिलहाल अपने आप को उस मझधार में पा रहा हूँ कि सत्ता की सिद्धांत मेरे लिए, सत्ता जनता के लिए। अगर मैं सत्ता में रहूँगा, मैं पावर में रहूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट रहूँगा तो काम आसानी से होंगे। जब मैं विधायकों के काम करवा सकता हूं तो गवर्नमेंट का पार्ट होने से मैं और इजीली काम करवा सकता हूं। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब मैं टाइगर जयराम महतो का समर्थक होने के नाते मैं उनको काफ़ी पसंद करता हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे जैसे हजारों लाखों युवा उनको अपना प्रेरणा मानते हैं, उनसे सीखने का काम करते हैं। क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने जितनी कम उम्र में जो कुछ भी हासिल किया है वह एक प्रेरणा के लिए है। और आपको बताते चले कि मैं टाइगर जयराम महतो को इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं, और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर टाइगर जयराम महतो तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं टाइगर जयराम महतो से यही कहना चाहता हूं कि आप अकेले चुनाव लड़े हैं और आगे भी आप अकेले चुनाव लड़े। आप किसी के साथ गठबंधन करने का सोचे भी नहीं। ना तो आप हेमंत सोरेन के साथ जाइए, ना तो आप बीजेपी के साथ जाइए, क्योंकि लोगों ने आपको बीजेपी और हेमंत सोरेन के विकल्प के रूप में चुना है। जो लोग ना तो हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं, हेमंत सोरेन से आजिज आ चुके हैं, बीजेपी से परेशान हो चले हैं, वे सारे लोग आपको पसंद करते हैं। और अगर आप बीजेपी के साथ जाइएगा या फिर अगर आप टाइगर जयराम महतो, अगर आप हेमंत सोरेन के साथ जाइएगा, तब आपकी साख पर बट्टा लग जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि आप भी औरों नेताओं की तरह निकल गए। आप एक अग्रेशन मूड में बात करते हैं। आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं उस तरीके की लड़ाई बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर या फिर झामुमो के साथ गठबंधन में रहकर आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप अकेले अगर चुनाव अगर लड़ते हैं तब आप 2029 में राज्य का सीएम बन सकते हैं। और हम गारंटी देते हैं कि अगर आपको जिस प्रकार से आपको सीटें आई थी, भले ही आपको 1 सीटें आई, लेकिन आपको जितना लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट दिया, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो साल 2029 में कोई माई का लाल आपको सीएम बनने से नहीं रोक पाएगा। और हो सकता है तो आप देश का प्रधानमंत्री भी जरूर बनेंगे। और इस वीडियो को शेयर करके टाइगर जयराम महतो तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और क्या आप हमारी बात से सहमति रखते हैं अथवा असहमति रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।